नमस्कार, myself Lakshmi Jain, lecturer in beauty culture, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। सब्जेक्ट है बॉडी परफेक्शन एंड योगा सेकंड, सब्जेक्ट कोड BC 208 और टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है योगिक आसन्स एंड देयर बेनिफिट्स। इसका पार्ट 4 आज हम पढ़ेंगे और ये हमारा जो सेकेंड ईयर योगा का सिलेबस है उसमें 4th यूनिट है योगिक आसन। योगासन ही एक ऐसा व्यायाम है जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों यानी इंटरनल ऑर्गन, जिसमें लंग्स यानी फेफड़े, लिवर यानी यकृत, हार्ट यानी हृदय, इंटेस्टाइन यानी आंतें, किडनी यानी वृक्क और इसके अलावा शरीर की जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, विभिन्न ग्रंथियां, चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो चाहे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां, सभी प्रकार की ग्रंथियां इन सभी अंगों पर प्रभाव डालता है और उन सब की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। योग शरीर और मन को स्वस्थ करता है और इसी से हमारे शरीर के अंदर के सभी अंग, मस्तिष्क, नस नाड़ियां आदि स्वस्थ और सक्रिय रहती हैं। यदि शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम यानी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी स्ट्रांग होगी और हमारा शरीर और मन हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसीलिए नियमित रूप से योगा करना चाहिए। लास्ट सेशन में हमने योगासनों के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि योगासनों को मुख्य रूप से 3 समूहों में बांटा गया है। पहला ध्यानात्मक आसन, मेडिटेटिव पोस्चर्स, इसमें बैठकर मन को स्थिर किया जाता है। इसके उदाहरण पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन इत्यादि। दूसरा है शरीर उपयोगी आसन, कल्चरल पोस्चर्स, जिसे स्वास्थ्य आसन भी कहा जाता है। इनका उद्देश्य शरीर को सहज बनाकर निरोग रखना है। ये आसन शरीर की विभिन्न प्रकार की स्थितियों के अनुसार किए जाते हैं, यानी पोजीशन के अनुसार किए जाते हैं, जैसे बैठकर, खड़े होकर, झुककर, लेटकर इत्यादि। तीसरा प्रकार है विश्रांति कारक आसन यानी रिलैक्सेशन पोस्चर्स। योगासन करने के बाद आराम करना बहुत जरूरी है। इससे शारीरिक और मानसिक रूप से हुई थकान दूर होती है और व्यक्ति ताजगी महसूस करता है। इसके उदाहरण हैं शवासन, मकरासन, बाल्यासन इत्यादि। इसी कड़ी में अब हम पढ़ेंगे वज्रासन के बारे में। वज्रासन केवल एक ऐसा आसन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वज्रासन के बारे में कि यही केवल एक ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद में किया जा सकता है। इससे शरीर वज्र के समान मजबूत होता है, पाचन क्रिया बहुत मजबूत बनती है और इसीलिए इसको वज्रासन के नाम से कहा जाता है। यह आसन घुटनों के बल बैठ करके किया जाता है। इसी आसन में बैठकर हम प्राणायाम भी कर सकते हैं और इसी आसन में बैठकर प्रार्थना भी की जा सकती है। चित्र में देख पा रहे हैं छात्रा ने वज्रासन लगाया है। इसकी विधि है घुटनों के बल बैठ जाएं और नितंबों को एड़ियों पर रखते हुए एड़ी पर बैठें, पंजों को जमीन पर रखें, पैरों की अंगुलियां बाहर की ओर होंगी और पैर के अंगूठे एक दूसरे को छूते हुए रहेंगे। दोनों एड़ियों के बीच की जगह पर बैठना है। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी ये बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। हथेलियां जांघों पर रहेंगी। सांस लेना है लंबा गहरा और अंतःकुंभक लगाना है। जितनी देर आप उस स्थिति में बैठते हैं उतनी देर बैठें, उसके बाद श्वास छोड़ें और पैरों को सीधा कर लें। वज्रासन से हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे पेट के नीचे के हिस्से में रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे पाचन में सुधार होता है। अभी
हमने पढ़ा कि वज्रासन जो है ये एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। वो इसीलिए किया जाता है ताकि पाचन क्रिया सुचारू हो। भोजन के पश्चात वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है, अधिक वायु दोष और दर्द में आराम मिलता है, यानी गैस, एसिडिटी, इसमें आराम मिलता है। इसके अलावा पैर और थाइस की जो नसें होती हैं, जो मसल्स होती हैं, उनको मजबूती मिलती है। वज्रासन करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पैर के पंजों, एड़ियों और घुटनों में यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वज्रासन ना करें। स्लिप डिस्क वाले पेशेंट वज्रासन ना करें, और जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो वो लोग भी वज्रासन ना करें। अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन अर्ध, मत्स्य और इंद्र इन शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अर्ध का अर्थ है आधा, मत्स्य का अर्थ है मीन यानी मछली, फिश, और इंद्र का अर्थ है राजा। तो इसके अंदर अर्ध मत्स्य के जैसी मुद्रा बनती है। इस आसन का नाम योगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर पड़ा। इसमें रीढ़ की हड्डी और पैरों सहित लगभग पूरा शरीर शामिल होता है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आसन शरीर के विभिन्न अंगों के लिए फायदेमंद है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को करने की विधि: पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दंड आसन की स्थिति में बैठें। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने नितंब के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से सामने की ओर रखें, जैसे चित्र में देख सकते हैं। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधा और गर्दन दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें, यानी विपरीत दिशा की तरफ गर्दन रखनी है, हाथ से विपरीत दिशा में। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए वापस स्थिति में आए, या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को। आराम से सीधे बैठ जाएं। फिर यही प्रक्रिया पैर बदल कर करें, दूसरी तरफ से करें। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर वापस आए, या जिन लोगों को अगर श्वास रोकने में परेशानी आती है, कुंभक लगाने में दिक्कत आती है, तो सामान्य श्वास के साथ भी इसको कर सकते हैं। इसके लाभ हैं: मेरुदंड को मजबूती मिलती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेंथ मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं: यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए, या जिन लोगों को बैकएक की प्रॉब्लम रहती है, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रहती है, उनको नहीं करना चाहिए, या जिन लोगों को घुटना मोड़कर बैठने में परेशानी आती है, वो लोग भी इसको ना करें। अगला आसन है तितली आसन, जिसको बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। तितली आसन करते समय शरीर की मुद्रा तितली के समान बनती है। इस आसन को करने में जब पैरों को हिलाया जाता है तो उसकी आकृति, जैसे तितली जो है वो अपने पंख फैलाकर उड़ती है, उस प्रकार से इसमें अपने पैरों को हिलाया जाता है, इसीलिए इसको तितली आसन कहते हैं। इसकी विधि है: पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं, यानी दंड आसन की स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। घुटनों को मोड़ें और पांव के तलवे एक दूसरे को छूते हुए दोनों हाथों से अपने दोनों पांव को इंटरलॉक करके कसकर पकड़ लें। एड़ी को जन्नांगों के करीब लाने का प्रयास करें, यानी प्यूबिक के पास में लेकर के आना है, प्यूबिस के पास अपने एड़ियों को, और तितली के पंखों की तरह दोनों पैरों को ऊपर नीचे हिलाना शुरू करें। जितना संभव हो सके उतना ही करें, ज्यादा तेज ना करें। इस आसन को करने से थाइस के अंदर वाले हिस्से में खिंचाव महसूस होता है। इसके पश्चात
यथाशक्ति धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लें। तितली आसन के लाभ हैं, इससे इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है, शरीर लचीला बनता है, जॉइंट पेन दूर होते हैं, महिलाओं को पीरियड्स में आराम मिलता है, प्रेगनेंसी में फायदेमंद है, हाथों को मजबूती मिलती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, जिन लोगों को कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है वो लोग तितली आसन का अभ्यास ना करें। इसके अलावा सियाटिका के जो मरीज हैं वो भी इस मुद्रा को नहीं करें, और यदि करते भी हैं तो अपने हिप्स के नीचे गद्दी रख करके तितली आसन करें। अगला आसन है सिंहासन, यानी सिंह के समान, यानी शेर के समान, लॉयन पोज भी इसको कहते हैं। इसके अंदर जीभ शेर की दहाड़ के समान जीभ बाहर निकाली जाती है, इसीलिए इसके अंदर जो छवि बनती है वो दहाड़ते हुए शेर की बनती है। इस सिंहासन से आंखों, चेहरे और गर्दन को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। विधि: सिंहासन, इसके लिए वज्रासन या पद्मासन की मुद्रा में बैठकर करें। जो छात्रा चित्र में कर रही है वो वज्रासन की स्थिति में बैठी है। अब दोनों घुटनों के बल बैठकर वज्रासन की स्थिति में बैठकर दोनों हाथों को नीचे फर्श पर रखें और शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, शरीर का केवल ऊपर वाला हिस्सा ही आगे की ओर खींचें और अपने मुंह को खोलें और जीभ को बाहर निकालते हुए आंखों को चौड़ा करते हुए शेर के समान दहाड़ लगाएं, जिससे कि दहाड़ते हुए शेर की मुद्रा बने। सिंहासन के निम्न लाभ हैं, इससे आवाज मधुर बनती है, इसलिए जो लोग सिंगिंग करते हैं उनके लिए सिंहासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। थायराइड के पेशेंट्स के लिए ये बहुत बेहतरीन है। चेहरे की खूबसूरती के लिए, क्योंकि ये एक एंटी एजिंग का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर चेहरे की जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है, इसलिए और ये चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में सहायक है। इसके अलावा चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, उनको मजबूती मिलती है, इसलिए ये एक एंटी एजिंग आसन भी है। दांतों को, जबड़ों को, गले, कान, नाक, आंखों की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा है। वजन कम करने के लिए, खून के संचार के लिए, यानी ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, और पेट की बीमारियों के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इंडाइजेशन है या कब्ज है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में लाभदायक और महिलाओं के लिए मासिक धर्म में फायदा मिलता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, सावधानियां: घुटनों के दर्द होने पर इस आसन को ना करें, गले के दर्द में इसको ना करें, तेज पीठ में दर्द हो, बैकएक की प्रॉब्लम हो, या किसी भी प्रकार की जैसे संतुलन संबंधी समस्याएं, जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, जैसे कान में दर्द रहता है जिन लोगों को, तो वो लोग इसको ना करें। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन संस्कृत भाषा का शब्द है। पश्चिम का मतलब है पीठ, यानी पीछे की ओर, यानी कि पीठ। पश्चिम का मतलब पीठ, और तानासन का मतलब है खींचना, यानी कि पीठ को खींचना, पीठ को तानना या स्ट्रेच करना, ये वो वाला पोज है। इस आसन का अभ्यास करते समय शरीर के पिछले हिस्से, यानी कि स्पाइन या रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस होता है, इसीलिए इसका नाम पश्चिमोत्तानासन है। विधि: पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दंड आसन की स्थिति में बैठें। पैरों की अंगुलियां तनी हुई हों, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और ऊपर की ओर हाथों को खींचें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और अपने हाथों से
पैरों के पंजों को पकड़ने की कोशिश करें और नाक को घुटने से सटाने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस लें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस प्रकार से इसका अभ्यास करते रहें। किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती ना करें। अगर शुरू में पैरों के पंजे ना पकड़ सके कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती ना करें। जितना स्ट्रेंथ हो उसी हिसाब से करें और धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाते रहें। इस प्रकार से 3 से 5 बार इस आसन को करें। इसके लाभ हैं, ये आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड को या वर्टिब्रल कॉलम को फ्लेक्सिबल बनाता है। पेट को कम करने के साथ साथ कमर को पतला भी करता है और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे खाना ठीक से नहीं पचता है या एसिडिटी रहती है, गैस रहती है, और जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, जो लिवर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको करने से पेट की मांसपेशियां, आंतें, इनकी जो मोटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जूसेस या पाचक रस जो है वो सही मात्रा में निकलते हैं और पाचन में फायदा मिलता है। इसके अलावा ये जिनको अनिद्रा की शिकायत रहती है, इंसोम्निया के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। बवासीर यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम वालों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है और महिलाओं से संबंधित जितने भी रोग हैं उनके लिए भी ये लाभकारी है। सावधानियां या कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनकी कमर में तकलीफ हो, पेट में अल्सर हो यानी पेप्टिक अल्सर्स हो, आंतों में सूजन की शिकायत हो, इन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए पश्चिमोत्तानासन। और इसके अतिरिक्त यह आसन ही नहीं बल्कि सभी आसन जो है वो खाली पेट ही करने चाहिए। यह आसन किसी भी प्रकार के झटके के साथ ना करें, जबरदस्ती ना करें, जितना हो सके उतना ही करें। तो धन्यवाद।